गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और हम लोग एमपीपीएससी प्री के क्लास और एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, एमसीक्यू का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इसलिए लिखा हूँ इसमें क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे है, मतलब नीचे कहने का मतलब है कि थोड़ा सरल लेवल पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन किस लेवल पर जाएगा ये, क्योंकि पोर्शन इतना स्ट्रांग है कि यहाँ से एकदम इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके और एकदम हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं, ठीक। और जब इसका पार्ट 2 एमसीक्यू बनाऊंगा तो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ताकि दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या हो जाए, रेडी हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन क्या आएंगे, कैसे आएंगे, ये हमें नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सरल लेवल पर और एक कठिन लेवल पर, ठीक है, क्लियर। तो आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है और राष्ट्रपति का आज आपका पहला एमसीक्यू है पार्ट 1 का, ठीक है ना, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन भारत के राष्ट्रपति का एमसीक्यू। ओके, चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है ना। मगर फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या होते हैं आपको आएंगे, या हो सके वो क्वेश्चन आए आपको, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ठीक, एकदम सरल है, मस्त, इसको देखते चलिएगा अच्छे से और इसको याद करते भी चलिए और उसको सॉल्व करते भी चलिए, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। याद रखो, हमने जो राष्ट्रपति का पद लिया है वो लिया है अमेरिका से, बट हमारी जो राष्ट्रपति है, मतलब हमारा जो राष्ट्रपति है उसको कंपेयर किया जाता है किससे, वो कंपेयर है हमारा किससे, ब्रिटेन के सम्राट से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, ब्रिटेन के सम्राट से क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं उसको, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे कंपेयर करना सबसे अधिक होगा, अच्छा, तो वो है ब्रिटेन के सम्राट से। दूसरा क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखो कार्यपालिका लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ओके, क्या लिखा हुआ है, कार्यपालिका। मगर याद रखो भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख होता है। मतलब मुख्य रूप से क्या होगा कि हम क्या लेंगे, अगर कार्यपालिका प्रमुख पूछेगा भी तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, यहां पर राष्ट्रपति, क्योंकि वहीं से शुरू होता है सारे के सारे जितने भी काम होते हैं। जैसे आर्टिकल 53 बोलता है कि भारत कार्यपालिका का प्रमुख होगा कौन, राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। मगर वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, मगर होता ही है, क्लियर। तो अध्यक्ष कौन होगा कार्यपालिका का, आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक, ओके। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो अभी है आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आंसर क्या होगा, बी, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद भारत का राष्ट्रपति, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो देखो हमारे संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यों का प्रधान होगा। राज्यों का प्रधान इसीलिए क्योंकि भारत किससे बना है, भारत राज्यों का संघ है और संविधान के आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। किसका, राज्य का, सरकार नहीं बोलेंगे, ठीक, सरकार नहीं, किसका, राज्य का, क्योंकि भारत मिला है राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। और संघ की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों का प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर, ठीक। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख भी होगा वही और देश का प्रथम नागरिक भी होगा, तो कौन होगा, राष्ट्रपति। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो अभी मैंने बताया है आर्टिकल 53,
ओके देखो कुछ क्वेश्चन ना एकदम इजी वे में पूछ दिया हूं और कुछ को थोड़ा सा घुमा करके कर दिया हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति होता है, ठीक। देख मैंने बोला है ना, ये जो पार्ट 1 है जिसमें सरल क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर, ताकि हमको सरल क्वेश्चन भी आने चाहिए और हमको हार्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए, क्लियर। तो थोड़े से इजी वे में क्वेश्चन है ये, ओके। तो जल्दी जल्दी इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। फिर भारत का राष्ट्रपति होता है ऑप्शन भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन करेगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष और बहुमत दल का नेता। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? भारत का वास्तविक शासक। देखो वास्तविक लिखा है, ओके। और अगर अपन संविधान देखते हैं तो शक्ति दो प्रकार की है, एक नाम मात्र की शक्ति और एक वास्तविक शक्ति, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख है या राष्ट्रपति पर नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है, और राष्ट्र की वास्तविक कार्यपालिका कौन कहलाती है? मंत्रिमंडल कहलाता है, कैबिनेट कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। मगर यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि राष्ट्रपति होता है तो भारत का वास्तविक शासक, हाँ वास्तविक शासक होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना राष्ट्रपति का पद लिया है वो लिया है अमेरिका से, बट हमारा कंपेयर होता है ब्रिटेन से, ठीक। क्योंकि ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख होगा और वास्तविक शासक कौन है ब्रिटेन का? ब्रिटेन की वास्तविक शासिका है वहां की महारानी, ठीक। तो हमने भी उसी के तहत अपने आप में राष्ट्रपति को कंपेयर में रखा है, मतलब इक्वल रखा है उसको भी। तो यहां पर वास्तविक शासक है, वो मुख्य रूप से वही शासन करता है और उसी के नाम से ही सारे काम होते हैं। जितने भी संधि समझौता जो भी वर्क करेंगे वो सारे के सारे किसके नाम से करते हैं? राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। भले करते प्रधानमंत्री लोग हैं मगर वास्तविक रूप से नाम किसका आता है? राष्ट्रपति का आता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक शासक होगा, ठीक है ना कि संवैधानिक अध्यक्ष होगा, ना ही राज्य सरकार का अध्यक्ष होगा, बहुमत दल का नेता तो होता ही नहीं है, क्लियर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्या होगा? वास्तविक शासक। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब उसको घुमा करके क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तो सशस्त्र सेना मतलब वही तीनों सेना, तो कौन होगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है? आवश्यक योग्यता नहीं है। तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? पहला कि भारत का नागरिक हो, दूसरा उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक हो, तीसरा लाभ के पद पर ना हो, और चौथा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, ठीक, क्लियर, लोकसभा के। अब देखते हैं ऑप्शन, क्या अयोग्यता पूछा, कौन सी योग्यता नहीं है पूछा है ना। तो वह भारत का नागरिक हो, ठीक, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ठीक, 35 वर्ष भी चलेगा, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वो भी सही है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, नहीं, संसद नहीं, संसद बोल देंगे तो संसद बोलने से लोकसभा भी आ जाएगी और राज्यसभा भी आ जाएगी, दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो संसद नहीं होगा इसमें, ठीक, क्या नहीं होगा? संसद नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी, कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई योग्यता नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये वाला आंसर नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी आयु कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको आपकी आयु 35 वर्ष
करनी ही होगी। क्लियर, मतलब उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष कंप्लीट हो या वो 35 वर्ष का हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ध्यान देना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, जिसमें इसमें स्टार लगा रहा हूं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, हमको मालूम है न्यूनतम आयु, क्लियर, ओके, कि कम से कम उसको कितनी चाहिए 35 वर्ष। अगर हम सरकारी नौकरी में भी हैं तो मैक्सिमम हमारी काम करने की जो उम्र सीमा होती है वो होती है 65 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, क्लियर। मगर दो लोग हैं, दो ऐसा पद है जिसकी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब वो कब तक रहेंगे। एक तो भारत का अटॉर्नी जनरल, उसकी कोई उम्र सीमा नहीं रखी गई है कि वो अंतिम कब तक रहेगा, मतलब जब तक है जान तब तक वो रहेगा। क्या चीज़, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मतलब वो 70 साल 72 साल 75 साल 80 साल में भी क्या बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है, अटॉर्नी जनरल बन सकता है। यहां पर राष्ट्रपति के लिए एक उम्र तो रखी गई है कि आपको कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, मगर अधिकतम कितनी होनी चाहिए ये निर्धारित नहीं है, मतलब उसकी मैक्सिमम एज के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ कहा गया है कोई सीमा नहीं है। तो पूछा है राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है ना, ना 70 ना 75, वो 80 साल का भी होगा तो भी चलेगा, 90 साल का होगा तो भी चलेगा, अगर वो बिस्तर में लेटा हुआ मृत्यु शैया पर है तो भी बन जाएगा क्या चीज, राष्ट्रपति। क्लियर, ओके, क्योंकि उम्र सीमा है नहीं ना। और अगर अपन ओवरऑल देखेंगे तो मृत्यु से यहाँ पे पड़े हुए व्यक्ति को तो राष्ट्रपति बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसको खुद ही अपना होश नहीं है। क्लियर, मगर फिर भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, इसकी अंतिम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। ओके, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो देखो हमारा जो राष्ट्रपति का पद है, ठीक, हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक, और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए ये कैटेगरी है, ये डिसाइड है कि वो अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार रह सकता है। मगर हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए ना तो अधिकतम आयु रखी गई है और ना ही कोई सीमा रखी गई है, मतलब कोई समय सीमा नहीं है कि वो कितनी बार बन सकता है। वो चाहे तो 10 बार बने, 50 बार बने, 100 बार बने, या जब तक वो जिंदा है, जब तक उसके अंदर जान है, काम करने की शक्ति है, वो तब तक क्या बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। मतलब यहां पर कितनी बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में 2 बार है, भले हमने अपना राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, मगर सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए लिया है। क्लियर, वहां का जो पावर है, वो जो नियम और जिस अधिकार के साथ काम करता है, वो अधिकार हमारे यहाँ राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। तो ना अधिकार है और ना ही उसके अधिकतम या न्यूनतम के बारे में है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। ठीक, मतलब जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के, मतलब जब जनता नहीं चुनी, जनता ने उसके इलेक्शन में वोट ही नहीं किया, तो कैसा इलेक्शन होगा उसका, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए होता है अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। ठीक है ना, समानुपातिक या अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणी द्वारा, वो विधायक का 1 मत मूल वाला और सांसद के 1 मत मूल वाला। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। ठीक, क्लियर। उसके बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के विवाद, चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद होगा तो कौन सॉल्व करेगा, तो देखो भारतीय संविधान का आर्टिकल 71, भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 बोलता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद होगा तो उस विवाद का निपटारा करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है ना, ये आर्टिकल 71 में कहा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन निपटाएगा, तो उसको निपटाएगा कौन, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो देखो क्या था
कि एक अधिनियम लाया गया, निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अधिनियम, ठीक, 1997। तो 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अधिनियम लाया गया था और इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति के लिए, ठीक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदन, और उपराष्ट्रपति के लिए 20 और 20, मतलब 20 प्रस्तावक और 20 क्या होने चाहिए, उसके लिए अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो राष्ट्रपति के लिए 50-50 रखा गया और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 रखा गया, और ये आया था निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अधिनियम 1997 में। तो यहाँ पर पूछा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 50-50, 50-50 होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये 1987 में इसको संशोधित किया गया, ठीक। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बात अयोग्यता मानी जाएगी, मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी, मतलब योग्य नहीं हो, ठीक। तो भारत का नागरिक हो, सही, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, ठीक, और कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, गलत है ये, ठीक ना, क्योंकि योग्यता में क्या है, 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक हो, ठीक, और उसके बाद क्या बोलते हैं, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, और चौथा था लाभ के पद पर ना हो था, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो लिखा है, तो कौन सी अयोग्य हो जाएगा, कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक। कुछ क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जिसके लेवल थोड़े ऊपर के हैं, जिसमें क्या हो सके वहां से क्वेश्चन बन सके, ठीक है ना। तो जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं या जो बोल रहा हूं वो क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उसको ध्यान से देखो, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो अभी मैंने बताया है आपको, तो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो देखो इसमें मैंने इससे पहले क्वेश्चन था तो उसमें बताया था कि अप्रत्यक्ष, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय और समानुपातिक पद्धति, ठीक, क्लियर। तो यहां पर पूछा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। मेन ये है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति का पद मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कौन चालू करता है, मतलब कौन संचालित करता है, ठीक है ना, कौन करवाता है इसको। तो भारत में राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे राज्य विधानसभा के सदस्य हो, ठीक है ना, इन सब के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय चुनाव आयोग को, ठीक। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता ना, ठीक, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, क्लियर, ठीक, ओके। तो यहां पर इन सब के चुनाव कौन कराएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा। तो कौन संचालित करेगा, यहां पर निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव संचालित किया जाता है, ठीक, ओके। फिर उसके बाद भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो अभी मैंने बताया है कौन, राष्ट्रपति होगा, कौन होगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो मैंने बताया है आर्टिकल 71, तो चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक, ओके। फिर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है, तो अभी मैंने बताया है कौन सा नंबर का आर्टिकल है वो, 71 नंबर का आर्टिकल, तो आंसर इज डी, ठीक, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको अपना प्रचार प्रसार तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी चुनाव लड़े, बिना प्रचार प्रसार के कैसे पता चलेगा, क्लियर। तो अगर राष्ट्रपति भी अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको भी प्रचार प्रसार करना पड़ता है, तो उसको कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार
करने के लिए क्वेश्चन ये पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है उसको। कितने समय मिलता है? 2 सप्ताह का समय मिलता है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, जिस जिस क्वेश्चन में मैं स्टार लगा रहा हूं वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, आने लायक क्वेश्चन है वो, ठीक। ओके, बाकी क्वेश्चन भी आने लायक हैं मगर ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ठीक। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार तो कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह मिलता है, ठीक। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो सेम कितने वर्षों के लिए होगा, चाहे कोई भी हो, 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का क्या बोला है? कार्यकाल। तो कार्यकाल क्या बोला है? शपथ लेने के दिन से 5 वर्ष तक। तो कौन से आर्टिकल में है? 56 नंबर के आर्टिकल में है। आर्टिकल 56 में है कि वो 5 वर्षों तक रहेगा, किसमें? अपने पद पर रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ऑप्शन, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ध्यान से देखो। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना, पहली बात तो है कि संसद लिखा है सब में, ठीक। ओके, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। तो सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। सदस्य कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर अपन देखते हैं नॉर्मल तो एक मनोनीत और एक निर्वाचित। मनोनीत कौन? जिनको राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे, तो यहां लिखा है सभी सदस्य, तो ये ऑप्शन कट गया। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, उसको देखो। तो संसद के दोनों सदन कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो कट गया। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी कट गया। तो खाली संसद के दोनों सदन भी नहीं होंगे, राज्यों के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग। जितने भी राज्य हैं उनके निर्वाचित सदस्य लोग लेते हैं भाग, ठीक है ना, क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है ना, सही नहीं पूछा है, ठीक। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो, ठीक। सही नहीं पूछा है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य के कहीं भी अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सुन लो, ठीक। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन जो है, ठीक, इसको ना थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन को, इसके ऑप्शन को, ठीक, इसके ऑप्शन को मैं चेंज करता हूं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, क्लियर। तो ऑप्शन को कैसे चेंज कर रहा हूं मैं? ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक। तो पहला, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक। इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। याद रखना, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है ना, और अगर मान लो राज्य के विधानसभा के भी सदस्य शामिल होते हैं, तो अगर मान लो किसी राज्य में चुनाव होने कठिन है या उस राज्य में विधानसभा भंग है, ठीक है ना, अगर विधानसभा भंग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, वो होगा ही होगा चुनाव, उसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर विधानसभा भंग है तो चुनाव भी होगा,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि अगर भंग है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता, गलत है ये। ठीक, तो ये आएगा पहला। ठीक, सही नहीं है, पूछा है ना। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य के मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। हाँ, होता है। ठीक, क्लियर, वो सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो सकता, गलत। अगर कोई उम्मीदवार मतों का बहुमत है आपका 50%, ठीक, ओके, तो अगर 50% प्लस वो प्राप्त कर लेता है तो वो बन जाएगा क्या चीज, राष्ट्रपति। तो कौन सा हो जाएगा, एक सी। ठीक, और उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि उसी को ही निपटाएगा कौन, आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें कौन कौन सा सही नहीं है, ए सही नहीं है, सी सही नहीं है और डी सही नहीं है। खैर यहां पर मेरे को ऑप्शन रखना था, क्लियर, ओके, मगर फिर भी आप इसको याद रखो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। इसको इस तरीके से याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरूरी नहीं कि उसमें ए बी सी डी करके मैं लिखूं, ठीक, बट इसको एक बार याद रखिए। ऐसा एक तरीके से ये आपका तथ्य है। ठीक, क्वेश्चन भी है और एक प्रकार से ये तथ्य भी है, आपका फैक्ट है। ओके, क्लियर। ठीक, तो ये आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, फिर उसके बाद 29 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो कौन हटाएगा, उसको हटाएगा संसद द्वारा हटाया जाता है। ठीक है ना, और कैसे हटाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के तहत उसको संसद क्या करती है, हटा देती है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपके 30 क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं ताकि वो क्या हो, आंसर के साथ आ जाए। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट करते हैं अपन क्वेश्चन को। ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए रिवीजन करते हैं। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है, तो ब्रिटेन के सम्राट से। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। चौथा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। छठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन, तो राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक। नौवां क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। 10वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। 11वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कोई सीमा नहीं है। 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो कोई सीमा नहीं है, जब चाहे तब तक। 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय। 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 50-50। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। 19 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, क्या बोलते हैं, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। सुनो, एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, ठीक है ना, ओके। इसका आंसर ना ये एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक, इसका आंसर चेंज करो और इसका आंसर है आपका अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक, ओके, ये हस्तांतरित लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है ना, ओके। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या कि अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक है ना, ओके, याद रखो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक,
फिर 21वां क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है? 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बने रहेगा? आर्टिकल 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होगा? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल है। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला वाला, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभा भंग हो, ये गलत है। कोई उम्मीदवार यदि मत का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो सकता, यह भी गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो यह भी गलत है। तीनों की तीनों गलत है। ठीक। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। एंड लास्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग, संसद के महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61 के तहत। क्लियर? तो ये पार्ट 1 था। एमसीक्यू 30 क्वेश्चन थे। क्लियर? इसको अच्छे से रटिए। ओके। कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ एकदम सरल थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक। इसी का ही दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट आपका क्लास का होगा, किसका? राष्ट्रपति का। वो थोड़ा लेवल हाई जाएगा क्योंकि उसमें डीप क्वेश्चन होंगे और वहीं से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। बनेंगे तो यहाँ से भी, मगर वो दोनों क्या होगा आपका? अलग अलग। ये इजी लेवल हो जाएगा और वो हाई लेवल हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? ओके। तो आप को अच्छे से स्टडी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन राष्ट्रपति के एमसीक्यू पार्ट 2 में। ठीक। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।